और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर कच्चे तेल से जुड़ी हुई है। सप्लाई को लेकर सऊदी अरेबिया की ओर से एक बड़ा बयान आया है। सऊदी के तेल मंत्री खालिद अल फली ने कहा कि अप्रैल में ओपेक की बैठक में सप्लाई कटौती की समीक्षा की फिलहाल कोई प्लानिंग नहीं है। इस बयान के बाद हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स में कच्चे तेल के दाम फिर तेजी पकड़ते हुए दिखाई दिए। ब्रेंट का दाम $66 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप नाइमेक्स पर ध्यान दें तो ये $56 के करीब ट्रेड कर रहा है। और घरेलू बाजार पर भी एक बार फिर नजर डाल लीजिए। कच्चे तेल में कुछ सपोर्ट मिला है। लगभग 1.5% की बढ़त पर आज क्रूड MCX ट्रेड कर रहा है। 3,943 तक के लेवल्स इसने बना लिए हैं। हमारे साथ जुड़ गई है CNBC TV 18 की कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता, और उनसे पहले डिटेल में बात करते हैं, फिर जानकारों को भी जोड़ेंगे। मनीषा, ये जो सऊदी मिनिस्टर ने साफ संकेत दिए हैं कि कोई विचार नहीं है प्रोडक्शन कट में विराम लगने का, यानी कि ये सिलसिला जारी रहेगा। और मेरे ख्याल में अब अगली बैठक जून में होगी, अप्रैल में तो कोई चांस ही नहीं है इस पर चर्चा करने का। जी हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि दो मीटिंग्स यहाँ पर हैं। एक तो अप्रैल 17-18 को है और दूसरी जो है वो जून 25-26 में है। पहले यही माना जा रहा था कि एक क्वार्टरली यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा और वो शायद अप्रैल की मीटिंग में होगा जब ओपेक और एलाइज यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन अब क्लियरली जिस तरह से आपने कहा कि सऊदी ऑयल मिनिस्टर ने कहा है कि आउटपुट कटौती में कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं होंगे। अग्रीमेंट यहाँ पर जून तक जारी रहेगा और जून अंत में 25-26 तारीख को जब वो वियना में मिलेंगे बाकी दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ, तब इस सिचुएशन को अब यहाँ पर फिलहाल रिव्यू किया जाएगा। आपको याद होगा कि जब पिछले महीने हमने US प्रेसिडेंट को भी कहा था ट्विटर पे डालते हुए कि ओपेक को रिलैक्स होना चाहिए, इजी लेना चाहिए, आउटपुट में कटौती शायद नहीं करनी चाहिए। उन स्टेटमेंट्स के बाद भी हमने देखा है कि ओपेक की तरफ से इवन रशिया ने यह कहा है कि आगे जाते हुए अगले 2-3 महीने में वो यहाँ पर आउटपुट और कटौती और भी कर सकते हैं। तो क्लियरली US प्रेसिडेंट की बातों को उन्होंने काफी हद तक यहाँ पर श्रग ऑफ किया है और अब जो रिव्यू मीटिंग है उसको भी वो अप्रैल में नहीं करने वाले हैं। तो क्लियरली हम आगे जाके यहाँ पर आउटपुट कटौती और भी आता हुआ देखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से हमने सपोर्ट आते हुए देखा है भावों में, वो ये कि जो US का रिग काउंट है वहां पर तीसरे लगातार हफ्ते हमने गिरावट आते हुए देखी है उस नंबर में, उसका फायदा यहाँ देखने को मिला है। और महीने दर महीने जो हम चाइना का डेटा देखते हैं, चाहे ऑफ कोर्स उनका ट्रेड डेटा, लेंडिंग, क्रेडिट डेटा बहुत बेहतर नहीं आया पिछले हफ्ते में जो भी ये नंबर्स आए हैं, लेकिन अगर आप चाइना का कच्चे तेल का इंपोर्ट देखें पिछले महीने दर महीने का, तो वो यहाँ पर डेफिनेटली ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। सो इवन एज इकोनॉमिक डेटा बहुत बेहतर नहीं है, कच्चे तेल के इंपोर्ट स्ट्रांग है, वहां से भी कच्चे तेल को यहाँ पर फायदा मिला है। और जी हाँ, दिसंबर क्वार्टर में भारत के इंपोर्ट्स भी हमने कच्चे तेल में गिरते हुए देखे थे, लेकिन जिस तरह के महीने दर महीने जनवरी और फरवरी के नंबर आए हैं वो पॉजिटिव हैं। तो एशियन डिमांड यहाँ पर बरकरार है, US की डिमांड अच्छी खासी है जिस तरह से उनके डेटा और कंजम्पशन नंबर्स आए हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर सपोर्टिव रह सकते हैं। US डॉलर एक पॉइंट है, US चाइना ट्रेड टॉक्स एक दूसरी चीज है, तो थोड़ी अनसर्टिनिटी यहाँ पर बाजार में बनी रह सकती है, लेकिन ज्यादातर फंडामेंटल्स यहाँ पर कच्चे तेल में तेजी की तरफ ही इशारा करते हैं। जी मनीषा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि फंडामेंटल्स तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। हमने अक्टूबर 2018 में $75 तक का हाई देखा था, क्या वैसी स्थिति बनकर आएगी या फिर शायद यहाँ पर तेजी $70 तक ही लिमिट हो? क्या वो चांसेस हैं कि इतना उबाल आ सकता है? हर्षदा, आई थिंक अभी फिलहाल अगर ब्रेंट की बात की जाए तो हम 66 के आसपास हैं। बहुत ही नियर टर्म जो रेंज है वो 64 और 68 की यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। अगर ओपेक की कटौती यहाँ पर जारी रहती है, अगर US एंड चाइना की जो ट्रेड कंसर्न्स हैं वो यहाँ पर किसी हद तक रिजॉल्व हो जाती हैं और हम वो मांग वापस आता हुआ देखते हैं, तो बाजार का मानना है कि हम सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में शायद एक डेफिसिट या एक बैलेंस की तरफ जाता हुआ नजर आएंगे। उन केस स्टडीज में या उस सिचुएशन में हम 75 के लेवल्स भी यहाँ पर तोड़ते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज बाजार का मानना है कि ये 65-70 वाली जो रेंज है यहाँ पर कच्चा तेल काफी हद तक कारोबार कर सकता है। ओके, तो ये $5 की रेंज रहेगी, 65 और $70 के बीच में। 75 तो फिलहाल एक दूर की कौड़ी दिखाई दे रही है। शुक्रिया मनीषा इस हेड्स अप के लिए। कुणाल शाह को भी जोड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस समय फिर ट्रेड क्या ले रहे हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, बताइए आप इस समय क्या सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ये जो विदेशी बाजारों का माहौल है उससे डोमेस्टिक प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, 1.5% ऊपर हैं आज हम। जी हाँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड नज़र नहीं आ रही है कच्चे तेल में। इसके बावजूद भी दो रीज़न, एक जब ओपेक ने प्रोडक्शन कट अनाउंस किया था उससे लेके आज तक US का प्रोडक्शन 0.35 मिलियन बैरल से बढ़ गया है, सो दैट इज बेसिकली नेगेटिव फॉर ऑयल। और दूसरा, चाइना का जो डिमांड ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 0.5 मिलियन बैरल से कम हो गया है, सो 0.5 प्लस 0.35, सो 0.85 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन ऑफसेट ऑलरेडी हो गया है 1.2 मिलियन बैरल में से। सो मुझे नहीं लगता है कि ये $2-3 से ज़्यादा बढ़ पाएगा और मेरा व्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी का नहीं है।
मुझे लग रहा है कि $70 सीम्स टॉप फॉर द ब्रेंट और WTI $60 सीम्स टॉप टू मी। सो यूएस का ऑयल प्रोडक्शन ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है नेक्स्ट 2 महीने में 12.35 12.4 तक के लेवल्स दिखा सकता है। सो ओपेक जो प्रोडक्शन कट 1.2 मिलियन बैरल का लेके आया है वो ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाएगा और मैं कच्चे तेल में बुलिश नहीं हूँ। 4020 में बेचना चाहिए, 4080 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 3920 के टारगेट्स के लिए वेट करना चाहिए। तो आप कह रहे 3920 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, फिसलेगा कच्चा तेल। 4000 के ऊपर आप शॉर्ट की सलाह दे रहे हैं, ये फिलहाल राय निकल कर आ रही है। वो स्ट्रैटेजी भी इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कुणाल को लगता है कि आप इस समय अगर कच्चे तेल में कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं वो शॉर्ट का ट्रेड होना चाहिए। 3920 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट करके चलिए अब गियर शिफ्ट करके सोने पर आते हैं और सोने की चमक भी थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज मैंने ध्यान दिया 1297 कॉमिक्स के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। भारतीय ट्रेड जो है वो करीब 32,122 के आसपास ट्रेड करता दिखाई दिया है। अब विदेशी बाजारों में डॉलर में जो चाल थी उसके चलते थोड़े से सिमटते हुए प्राइसेस दिखाई दिए हैं। $1300 से हम कम हुए हैं। भारत में क्योंकि रुपया अब फिर मजबूत हो रहा है, ये क्या एक थोड़ा सा बांधे हुए है प्राइस एक्शन को कुणाल? जी हाँ, आपने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया, इंडियन रुपी में जो अभी अप्रिसिएशन का ट्रेंड चालू हुआ है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, उसके कारण हम गोल्ड में ज़्यादा अपसाइड नहीं देख पा रहे हैं। और डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखें कि 71 से रुपी अप्रिशिएट होकर आज ऑलमोस्ट 70 के नीचे 69-90 तक के लेवल पे ट्रेड कर रहे, तो तकरीबन 1.5 से 1.25% की हमने रुपी में अप्रिसिएशन देख ली है। सो उसी के कारण गोल्ड ज़्यादा ऊपर नहीं आ पा रहा है। बट मेरा ओवरऑल गोल्ड में व्यू तेजी का है। मुझे लग रहा है ऑलरेडी हमने 1340 से 1280 तक का एक करेक्शन का माहौल देख लिया है। यूएस में जो जॉब डेटा निकल के आया है दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव ट्रेंड इन गोल्ड। सो मैं गोल्ड में बाइंग के लिए ही रिकमेंड करूंगा। मुझे लगता है कि ये हफ्ते में हमको फिर से गोल्ड में तेजी नजर आएगी, मे बी बिकॉज ऑफ अप्रिसिएशन ट्रेंड इन रुपी। शायद अगर इंटरनेशनल मार्केट में 1% बढ़ेगा तो इंडिया में 0.7 या 0.8% बढ़ेगा या 0.5% बढ़ेगा, बट इवेंचुअली अपसाइड आएगी। सो बाय एट डिप्स शुड बी द गुड स्ट्रेटेजी इन गोल्ड। आप कह रहे हैं बाय एट डिप्स। ब्रॉडर टारगेट टू गोल्ड का क्या रहेगा मीडियम टर्म में अगर इस समय कोई पोजीशन ले रहा है? जी मुझे लग रहा है कि गोल्ड का टारगेट आपको रखना चाहिए 32,250 का, और 32,250 बहुत जल्दी आपको 1-2 दिन में भी शायद देखने मिल सकता है। सो आई एम पॉजिटिव ऑन गोल्ड एंड इवन इन सिल्वर। अच्छा ये बताइए, अब क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तो जो एक बड़ी पॉलिसी का इंतजार बेसब्री से था सोने और चांदी के ट्रेडर्स को, पूरी कम्युनिटी को, वो गोल्ड पॉलिसी का था, अब वो डिले हो गई है। अगर वो आएगी, वो नई सरकार लेकर आएगी, अब वो सरकार किसकी बने वो हमको 23 तारीख में को ही पता लगेगा। ये बताइए उससे क्या थोड़ा सा मार्केट में सेंटिमेंट भी फीका पड़ा है सोने और चांदी का? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अगर गोल्ड के फंडामेंटल तेजी के है और लोगों को लग रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, देन दे विल नॉट वेट फॉर द न्यू पॉलिसी, वेदर दे शुड, इफ दे वांट टू बाय गोल्ड दे विल बाय नाउ। और जो हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट के हालात है, जो हिसाब से आगे जाके बहुत सारी अनसर्टेनिटी लूम हो रही है, ऑलरेडी गोल्ड के प्राइसेस करेक्ट हुए हैं। सो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि और करेक्ट नहीं हो सकते, पर दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। अगर आपने बस मिस किया है तो ऑलरेडी 34,000 का गोल्ड आज 32,000 आ गया है। सो 2,000 रुपए का करेक्शन आ गया है। सो डोंट वेट फॉर 30,000, दिस इज द राइट टाइम, स्टार्ट बिल्डिंग पोजीशन राइट नाउ। और लंबी अवधि के लिहाज से आपको फिर से 35,000-36,000 के टारगेट्स आने वाले हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड पोजीशन। ओके, तो ये इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 34,000 जो हाल में गया था वो करेक्ट होके 32,000 पर सोना मिल रहा है। तो और आगे लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में 35,000-36,000 तक के लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे। तो सही समय है सोने में तेजी करने का, सोने में निवेश करने का। अच्छा, रुपए पर एक कॉल दीजिए, क्योंकि फिलहाल हमने देखा है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार रुपए की चाल डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे करके मजबूत हो रही है। आज हम $70 के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 69.92 के लेवल्स है। क्या और मजबूती आ सकती है? अपर रेंज क्या रहेगी? जी हाँ, मुझे लग रहा है कि दिस टाइम रुपी इज बिहेविंग ऑन इट्स ओन स्ट्रेंथ। हमारे कंट्री के जो स्ट्रॉन्गर फंडामेंटल्स है, वो फंडामेंटल के लिहाज से रुपी मूव कर रहा है। इट इज कंप्लीटली बक द ट्रेंड। इंटरनेशनल में हमने देखा है डॉलर इंडेक्स लगातार पिछले हफ्ते स्ट्रांग हुआ है।
उसके बावजूद लगातार इंडियन रुपी अप्रिशिएट हो रहा है। और आई थिंक इट इज़ मोर पॉलिटिकल ड्रिवन। इनफ्लो डोमेस्टिक मार्केट में इनफ्लो बहुत अच्छे आएंगे एफआई से, ये एंटिसिपेशन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। More political stability is witnessed going forward. More clarity is there on political front, to be very clear. So rupee 69.50 की ओर जा रहा है, irrespective of डॉलर कहाँ जा रहा है मुझे नहीं मालूम है, बट रुपी मुझे लग रहा है 69.50 के लेवल्स आपको ये हफ्ते में ही दिखा सकता है। अप्रिसिएशन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो डॉलर खरीदने का शायद आज कल में सबसे बेहतर दिन रहेगा। जी हाँ, पॉइंट टेकन। अच्छा, बेस मेटल्स पर आ जाते हैं, और बेस मेटल्स में हमने देखा एक बहुत बड़ा फैक्टर ऑफ कोर्स चाइना की तरफ से लगातार आता हुआ दिखाई देता है। आज के सत्र में क्या हुआ है? कॉपर एमसीएक्स पर हल्की बढ़त है, निकल में भी हल्की बहुत ही मामूली बढ़त, लेड में लगभग 1% तक का उछाल और जिंक भी चमका हुआ है। एल्यूमिनियम में बहुत ही फ्लैट ट्रेड। तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो लेड और एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है, और शंघाई के मार्केट में भी बहुत ही माइल्ड गेन्स देखने को मिले, ऐसे रनअवे रैली नहीं देखी गई है। ठीक ठाक गेन्स शायद जिंक में ही नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर पहले जिंक क्योंकि एक आउट परफॉर्मर रहा है, और अब तक पिछले 2 महीनों में हमने देखा है 11% तक का उछाल इसने दर्ज कर लिया है। कुणाल, क्या मौजूदा भाव पर भी लेने लायक पोजीशन में है? जी, मौजूदा हाल में जैसे आपने राइटली नोटिस किया और दर्शकों को बताया, एल्यूमिनियम और लेड ये दो ही मेटल क्यों अप है। लेड का जो इंपोर्ट्स है दैट इज सर्ज बाय 80% इन चाइना। सो लेड की स्क्रैप मार्केट की हालत भी बहुत टाइट है, और चाइना में डिमांड रॉबस्ट है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कार रेवोल्यूशन जो चाइना में चल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द बैटरी प्रोड्यूसिंग कंपनीज आर नाउ लोकेटेड इन चाइना, सो नाउ देयर इज अ रॉबस्ट डिमांड फॉर लेड। सो मुझे लग रहा है लेड फंडामेंटली बेटर रहेगा। और एल्यूमिनियम भी चाइना में पोल्यूशन कंट्रोल के चक्कर में जो नया प्रोडक्शन कट अनाउंस किया है लास्ट 10 दिनों में चाइना की गवर्नमेंट ने, उसके कारण ये दो मेटल कैन रियली आउट परफॉर्म द एंटायर पैक। जिंक आने वाले ये साल में बहुत सारी नई सप्लाई आने वाली है जिंक की मार्केट में। सो मुझे नहीं लग रहा है जिंक के प्राइसेस 195-196 के ऊपर जा पाएंगे नियर टर्म में। सो जिंक पे मैं बाइंग करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। और कॉपर एक 65 से 50 तक हमने एक करेक्शन आते हुए देखा है। सो मैक्सिमम 450 से 454, 455 तक के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। सो 3-4 रुपए की अपसाइड के लिए आप लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। तो फिर अपॉर्चुनिटी बड़े तेजी के ट्रेड की नहीं है, कुछ शॉर्ट का ट्रेड आप लेंगे क्या इस समय? एक कॉन्ट्रा अगर पोजीशन लेनी हो कॉपर में मैं वेट करूंगा कि प्राइसेस बढ़ते हैं, वहां पे शॉर्ट करूंगा। अगर लॉन्ग जाना है तो मैं लेड और एल्यूमिनियम दोनों में लॉन्ग जाने के लिए रिकमेंड करूंगा। लेड मुझे लग रहा है धीरे धीरे फिर से 151 के लेवल्स और एल्यूमिनियम 147 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। ओके, तो तेजी की पोजीशन अगर आपने लेनी है वो सिर्फ और सिर्फ लेड और एल्यूमिनियम में ले। डिप्स पर लेंगे तो बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रहेगा आपका। एल्यूमिनियम में 147 की बात हो रही है, 151 की बात लेड में हो रही है। लेड का भी भाव स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और जो क्यूज है वो चाइना की ओर से ही बड़े निकलते हैं, दिखाई दे रहे हैं। 147 के आसपास लेड आज ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर हाँ प्ले है 4-5 रुपए का। उस पर्सपेक्टिव से आप पोजीशन लेकर चलेंगे। चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते एक बार इक्विटी मार्केट पर भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि आज देखिए अफलातून तेजी एक बार फिर लौट कर आई है। 11,142 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है 100 पॉइंट ऊपर, और 52 हफ्तों के हाईज पर बैंकों में ही पूरा एक्शन देखने को मिला। आरबीएल बैंक 12 रुपए ऊपर, ये 52 वीक हाई पर 650 के लेवल्स दिखा रहा है। एक्सिस बैंक में हमने देखा है 750 के लेवल्स के काफी करीब आ चुका है ये ट्रेड, और इलाहाबाद बैंक में भी 52 हफ्तों का हाई ही देखने को मिला है। दूसरी तरफ हाइडेलबर्ग सीमेंट, आइनॉक्स, लीजर जैसे स्टॉक्स, मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी 52 हफ्तों की ऊंचाइयों पर आज के सत्र में ट्रेड कर रहे हैं। इंडेक्स में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छा खासा जोर पकड़ा हुआ है। इस समय ओएमसीज आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एचपी, बीपी और आईओसी यहीं पर सबसे ज्यादा ट्रैक्शन, और इस घंटे इन्हीं 3 कंपनियों में सबसे ज्यादा तेजी बनती दिखाई दी है। एचपीसीएल दरअसल और भी अपना मोमेंटम बढ़ाता हुआ। ऑटो कंपनियों की रफ्तार बढ़ी है, तो ऑटो में मारुति मेरी स्क्रीन पर है, लेकिन दूसरे ऑटो कंपनियों में अशोक लेलैंड, टीवीएस, एस्कॉर्ट्स, ये तमाम स्टॉक्स है जहां पर अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिली है। भारतीय एयरटेल पर नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े मूव्स आने लगे हैं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एग्री कमोडिटीज का जायजा लेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।